ये सच्ची कहानियां हैं जो आधिकारिक रिपोर्टों और गवाहों के बयानों पर आधारित। एयर एस्टाना फ्लाइट 1388 लिस्बन पोर्चुगल से 24 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में मौजूद एल्वेर्को दू रिबातेजू के एयरबेस से उड़ान भरने वाली है। Before takeoff checklist. Roger. 40 साल के व्याचास्लाव आउशेव कैप्टन हैं। ये एयर एस्टाना के साथ पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। Flaps. 32 साल के बाउरजान कराशुलावकोव फर्स्ट ऑफिसर हैं। Set for takeoff. प्लेन में 26 साल के एक्स्ट्रा पायलट सर्गेई सोकोलोव भी हैं। उस दिन मैं रिलीफ पायलट था क्योंकि फ्लाइट लंबी थी और ज़रूरत पड़ने पर मुझे अपने कलीग की जगह काम करना था। पोर्चुगल में 1 महीने की मेंटेनेंस के बाद आज 10 घंटे का सफर तय करके प्लेन एयर एस्टाना के होम बेस अल्माटी कजाकिस्तान लौट जाएगा। प्लेन में 3 पैसेंजर्स ही हैं जो एयर एस्टाना का मेंटेनेंस स्टाफ है। प्लेन ब्राजील में बना एम्ब्रेयर E190 है। यह पतली बॉडी वाला सिंगल आयल ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है। V1 रोटेट। फ्लाइट ठीक 1:30 बजे के बाद उड़ान भरती है। चंद सेकंड्स बाद ये क्या? टर्बुलेंस के कारण प्लेन पहले तेजी से बाईं ओर झुकता है और फिर दाईं ओर। मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। शायद कंट्रोल कॉलम में दिक्कत है। Engage autopilot. ऑटो पायलट ऑन। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी कि उन्होंने ऑटो पायलट को ऑन कर दिया और आगे की फ्लाइट को संभाला। ऑटो पायलट फेल्ड। मेडे मेडे मेडे। क्लाइंबिंग टू 4000 फीट ऑन हेडिंग 060। किलो जुलू रोमियो 1388 रॉजर मेडे। हमें वापस एयरपोर्ट जाना होगा। Agreed. लेकिन वापस एयरपोर्ट जाना बहुत मुश्किल काम है। उस क्रू के साथ दिक्कत ये थी कि वो प्लेन को किसी भी तरह स्टेबल नहीं रख पा रहे थे। चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, वापस एयरपोर्ट तक जाना मुमकिन नहीं था। इसके बाद प्लेन अचानक डाइव में चला जाता है। पुलिंग अप। उनकी ऊंचाई तेजी से कम हो रही है और उसकी वजह समझना मुश्किल है। लगे रहो, हम कर लेंगे। सर्गेई, हमें पावर चाहिए। अत्यधिक जी फोर्स के कारण प्लेन टूट सकता है। – 8000 फीट एंड क्लाइंबिंग। Well done. पायलट सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है। एक टेक्नीशियन थके हुए पायलट्स के लिए पानी ले जाता है। तुम इस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के बारे में क्या जानते हो? उन्होंने काफी काम किया था और कुछ पार्ट्स भी बदले थे। फ्लाइट कंट्रोल से रिलेटेड कुछ किया था? हमने नए एलोरॉन केबल्स मंगाए थे। जब हमें पता चला कि एलरॉन केबल्स को बदला गया था तो हमें लगा कि शायद यही दिक्कत का कारण हो सकता है। एलरॉन्स दोनों विंग्स के आखिर में मौजूद फ्लाइट कंट्रोल सर्फेसेस होते हैं। ये ऊपर नीचे मूव करके एयरक्राफ्ट को रोल करने से रोकते हैं। कैप्टन आउशेव टेक्नीशियन को एलरॉन्स चेक करने के लिए भेजते हैं। Inputting ailerons right. जब कैप्टन कंट्रोल कॉलम को दाईं ओर घुमाएंगे तो राइट विंग एलरॉन को ऊपर होना चाहिए। एलोरॉन नीचे जा रहा है। Ailerons रिवर्स हो गए हैं। शायद उल्टे इनपुट देकर हम एयरक्राफ्ट को कंट्रोल कर पाए। हमने सोचा कि दिक्कत का पता चल गया है
तो चलो काम पर लगते हैं। एयरक्राफ्ट को उल्टी कमांड देनी होगी, बाई ओर मुड़ना है तो दाएं जाने के लिए कमांड देनी होगी। आपको उस ट्रेनिंग से बिल्कुल उलट काम करना होता है जो आपको दी गई है, और ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। इसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। लगभग आधा घंटे तक जद्दोजहद करने के बाद एक पोर्चुगीज एयरफोर्स एस्कॉर्ट आता है। एस्ट्रालाइन 1388 दो F-16 आपकी ओर आ रहे हैं। उन्हें नेविगेट करने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने सोचा F-16 की मदद से वो अच्छे वेदर कंडीशंस वाले एरिया में जा सकते हैं। एक फाइटर पायलट क्रू को साउथ में 112 किलोमीटर दूर एक मिलिट्री एयरपोर्ट बेजा की ओर डायरेक्ट करता है। रिवर्स्ड कंट्रोल्स के साथ प्लेन उड़ाना मुश्किल है, पर नामुमकिन नहीं। हम समझ गए थे कि लैंडिंग आसान नहीं होगी। रनवे से 1000 फीट से भी कम दूरी पर पायलट्स को प्लेन को लेवल करने में दिक्कत हो रही है। एयरक्राफ्ट रनवे से दूर होता जा रहा है। Go around. गोइंग अराउंड। कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर थक चुके हैं, तो अब रिलीफ पायलट कंट्रोल पर आकर लैंडिंग की कोशिश करेंगे। 1000। हम बहुत ज्यादा लेफ्ट जा रहे हैं। मैं सेंटर में लाने की कोशिश कर रहा हूं। कैप्टन तेजी से दूसरा प्लान बनाते हैं। हम उस दूसरे रनवे की ओर जा सकते हैं। 19 लेफ्ट। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। क्या लेफ्ट रनवे पे लैंड कर सकते हैं? कंफर्म्ड, आप लैंड कर सकते हैं। रॉजर। हम लैंड कर रहे हैं। हवा में 2 घंटे संघर्ष करने के बाद फ्लाइट 1388 बेजा में सुरक्षित लैंड कर जाती है। हमने कर दिखाया। अब इन्वेस्टिगेटर्स को पता लगाना है कि प्लेन में क्या गड़बड़ हुई होगी। एयर अस्टाना फ्लाइट 1388 की इमरजेंसी लैंडिंग के 2 घंटे के अंदर पोर्चुगीज सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के इन्वेस्टिगेटर्स क्रू से पूछताछ करने बेजा एयरबेस पहुंचते हैं। क्या कोई अलर्ट या इंडिकेशंस मिले थे कि गड़बड़ कहाँ हुई है? नहीं, पर मेंटेनेंस टीम से किसी ने बताया था कि उन्होंने एयरक्राफ्ट के लिए नए एलेरॉन केबल्स को ऑर्डर किया था, और फिर जब हमने इंस्पेक्शन किया तो हमने पाया कि एलेरॉन्स रिवर्स काम कर रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स को रिपोर्ट को वेरीफाई करना होगा। ओके, लेफ्ट एलेरॉन दिखाओ। इनपुट्स वाकई रिवर्स हो गए हैं। ऊपर करो तो प्लेन नीचे जाएगा। ऐसे में प्लेन को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगला बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये हुआ कैसे। वो मेंटेनेंस सुपरवाइजर से मिलते हैं जिन्होंने प्लेन की मेंटेनेंस की निगरानी की थी। प्लेन में एलेरॉन मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ी? एलेरॉन केबल्स पुराने थे। 4 केबल एलेरॉन्स को ऊपर और नीचे करती हैं। हर केबल एक पुलिस सिस्टम के जरिए मूव करती है। पुलिस पर मौजूद फ्रिक्शन के कारण केबल्स वक्त से पहले घिस सकती हैं। ऑपरेटर्स ने एम्ब्रेयर से स्टेनलेस स्टील केबल्स के घिसने की शिकायत की थी, तो एम्ब्रेयर ने खामी को दूर करने के लिए एक डिजाइन बनाया और एयरक्राफ्ट में वही कॉन्टैक्टलेस सिस्टम लगाया गया था।
केबल्स को विंग के जरिए गाइड करने के लिए पुलिस की जगह नए इंस्टॉलेशन में स्क्वायर मेटल फ्रेम्स लगाए गए थे, जिससे फ्रिक्शन के कारण होने वाली वियरिंग का खतरा कम हो जाता है। और स्ट्रक्चर्स टीम ने आगे क्या किया? उन्होंने पुराने केबल्स को फिर से इंस्टॉल किया। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने पुराने केबल्स को इंस्टॉल करते हुए उन्हें उल्टा कर दिया। हो सकता है ऐसा किया हो। जब आप किसी एलेरॉन सिस्टम या पिच कंट्रोल सिस्टम के केबल्स बदल रहे होते हैं तो ये ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में मेंटेनेंस टीम के मैकेनिक्स को जानकारी हो। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उसके इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल सटीक हो। इन्वेस्टिगेटर्स मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स को देखते हैं कि क्या किसी ने पक्का किया था कि केबल्स ठीक तरह से लगी हैं। 26 अक्टूबर को उन्होंने एडिशनल मेंटेनेंस खत्म की और प्लेन को स्टार्ट किया। उन्हें कॉकपिट में फॉल्ट वार्निंग मिली थी। वो मेंटेनेंस सुपरवाइजर से बात करते हैं। उन्होंने उस वार्निंग का क्या किया? उन्होंने फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स को बदला था। जब उन्होंने प्लेन को स्टार्ट किया तो एरर मैसेज नहीं था। जब उन 4 फ्लाइट कंट्रोल मॉड्यूल्स को बदला गया तब वो मैसेज चला गया और प्लेन को उड़ने की क्लियरेंस मिल गई। उसके बाद एलरॉन्स को चेक किया? हाँ बिल्कुल, हमने सारे फ्लाइट कंट्रोल्स चेक किए थे। विजुअल चेक किया था? बिल्कुल चेक किया था। वो ऊपर नीचे जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। क्या किसी ने चेक किया कि वो सही डायरेक्शन में मूव कर रहे थे? मैं यकीन से नहीं कह सकता किसी ने किया था या नहीं। किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि एलेरॉन्स कमांड दी गई डायरेक्शन से उल्टी तरफ घूम रहे थे। इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आ गया है, जमीन पर हुई गलतियों ने आसमान में खतरा पैदा किया। ये क्या हो रहा है? मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा है। वो एक अनसुलझी और अचानक से आई सिचुएशन थी। मेंटेनेंस टीम ने इस बात पर ध्यान दिया कि एलरॉन को लेफ्ट की कमांड देने पर वो राइट में मूव कर रहा था। कमाल की बात यह थी कि उन्होंने कैसे लॉजिकली चीजों को समझा और सॉल्व किया। उन्होंने बिल्कुल उम्मीद नहीं खोई। उन्होंने वाकई अच्छा काम किया। उस हादसे और उस पर हुई इन्वेस्टिगेशन के बाद कई सुरक्षा बदलाव किए गए। फ्लाइट कंट्रोल्स को चेक करने के लिए नए प्रोसीजर्स बनाए गए, जिसमें एलेरॉन्स की मूवमेंट को चेक करना भी शामिल था। उस हादसे ने एक मिसाल पेश की कि कैसे एक आम फ्लाइट को उड़ाने वाले क्रू ने अपनी ट्रेनिंग और प्रोफेशनलिज्म के जरिए खतरनाक हालात में फ्लाइट को बहुत अच्छे से संभाल लिया। एक और